हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसा कुछ बैंकिंग सीक्रेट्स के बारे में जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में जो भी पैसा रखते हो, इससे आप अमीर नहीं बनते हो बल्कि बैंक बनता है। हाँ, आपने सही सुना। तो आज मैं ऐसा कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि ये कैसे होता है और कैसे आप अपने पैसों से अमीर बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात करने वाला हूँ कि यार बैंक पैसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी के पास एक या फिर उससे ज़्यादा सेविंग्स बैंक अकाउंट तो होता ही है, क्योंकि कोई भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक सेविंग्स या फिर करंट बैंक अकाउंट होना बहुत मैंडेटरी होता है। कभी आपने देखा है कि आपका बैंक का जो मिनिमम अमाउंट आपको मेंटेन करना पड़ता है ऑन मंथली बेसिस, वो कितना है? आज के ज़माने में 10,000 है, या फिर कोई कोई बैंक अकाउंट में 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी है। तो अगर आप आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए मेंटेन करते हो, आपको कितना मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर? 4% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। आगे जाके बैंक क्या करता है कि उसी 4% जो आपको दे रहा है उससे उसका दूसरे कस्टमर्स को एज ए लोन, मतलब कार लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, या फिर होम लोन हो सकता है, ये सब मीडियम के थ्रू वो 10% 20% तक चार्ज करते हैं। तो ये जो बीच का ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा होता है। तो इससे क्या होता है, बैंक को एक बहुत मोटा वाला मुनाफा होता है। मतलब आप अगर कभी भी बैंक को अपना पैसे रखने के लिए देते हैं, फिर भी बैंक को एक अच्छा खासा मुनाफा होता है। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे हो, आपको उसका इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ऊपर से आपको चेकबुक फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़, मतलब कि आपका डेबिट कार्ड फैसिलिटीज़ या फिर और भी बहुत तरीके का फैसिलिटीज़ मिलता है। तो बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है, और भी जो फिक्स्ड या फिर वेरिएबल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। फिर भी ये प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? क्योंकि आपसे तो लगभग कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है, जबकि आज कुछ 15 रुपये करके क्वार्टरली लेते हो एसएमएस चार्ज के तौर पे, बट ये बहुत नॉमिनल होता है। तो वो लोग इसको संभालते कैसे हैं? तो देखिए, अगर आप कोई एक बिग बाज़ार जाते हैं, डी मार्ट जाते हैं, या फिर ऑनलाइन में शॉपिंग करते हैं, तो अगर आप वहाँ पे डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हैं तो उसके लिए बैंक को भी एक कमीशन मिलता है। मतलब ये बहुत छोटा सा ही कमीशन होता है, बट मान लीजिए अगर पूरा इंडिया में अगर 1 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहा है कोई एक XYZ बैंक का, अगर उनको 1 रुपये भी मिल रहा है हर एक ट्रांजैक्शन से, तो कितना प्रॉफिटेबल है। तो हाँ, अगर आप पैसा खर्चा भी करते हैं, आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट का पैसा आप डेबिट कार्ड के थ्रू खर्चा करते हैं, फिर भी बैंक को एक अच्छा खासा मुनाफा होता है। अभी जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, ये हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली बैंक का एक सपना होता है कि यार उसके पास ऐसा स्पेंडर आए जो कि एक्स्ट्रा वैकेंट स्पेंड करता है। मतलब उसको कोई होश आवाश नहीं होता है कि आज अगर मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख है तो मैं 1.5 लाख का या फिर 2 लाख का शॉपिंग कर लेता हूँ। तो उसका कॉन्सिक्वेंस में वो प्रॉपरली उसको चुका नहीं पाते, या फिर वो इतना ज़्यादा शॉपिंग कर लेते कि उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए उन लोगों का जो आरओआई होता है उस क्रेडिट कार्ड को इश्यू करने के बाद, ये बहुत ज़्यादा होता है। या फिर ऐसा भी होता है, मान लीजिए आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किए और आप इसको डिफ़ॉल्ट कर गए, तब तो बैंक का बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि बैंक को तब तो 40% या फिर उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलता है आपसे। तो ये जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है किसी के लिए भी, क्योंकि 40% आरओआई एक बहुत अच्छा वाला एक बहुत बड़ा पैसा होता है। तो इनसे जो प्रॉफिट आता है ये बहुत मोटा वाला मुनाफा होता है। तो बैंक को इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलता है। जैसे कि एक है क्रेडिट कार्ड में और सेकंड है पर्सनल लोन पे। तो ये दोनों सेक्टर में अगर बैंक किसी को लोन देता है तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पर्सनल लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा बैंक वालों का कॉल आता है हम लोगों के पास। तो अभी मैं इसका सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या करने से आप अमीर बन सकते हो, ना कि आपका बैंक। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपका कम से कम 2 या 3 अकाउंट होना चाहिए। आज मैं कोई भी करेंट अकाउंट वाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज मैं बात करूँगा बेसिकली जो सैलरीड है, बेसिकली जो लोग सेविंग्स बैंक अकाउंट में डील करते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? एक तो हो गया उनका सैलरी अकाउंट। सेकेंड, उनका रखना चाहिए एक अकाउंट जहाँ पे कि उसके पास इमरजेंसी फंड हो, जो कि 3 से 12 महीने का उनका जो एवरेज खर्चा है उसके लिए, और कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी एक लमसम अमाउंट हो, मान लीजिए 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा, डिपेंडिंग वो कहाँ पे रहते हैं या फिर उसका हेल्थ कंडीशन क्या है, एज क्या है, ये सब के ऊपर। और एक अकाउंट में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, दैट इज़ कि आपका जो एक्सपेंस अकाउंट होगा, मतलब आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हो। मान लीजिए आप डेबिट कार्ड में खर्चा करते हो, तो आप ऐसा एक बैंक अकाउंट रखिए जिसमें आप 30,000 40,000 50,000 एक अमाउंट रख दीजिए
ताकि आपका मंथली कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, आपको प्रॉपरली आइडिया लगे। और इन एनी केस अगर कोई मान लीजिए कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया तो आपको बहुत बड़ा वाला नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इस एक्सपेंस सेविंग्स अकाउंट को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल है आप इससे पे कीजिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हो गया या फिर कोई यूटिलिटी बिल हो गया आप इससे पे कीजिए, या फिर जितने तरीके का मंथली एक्सपेंसेस है आप इनसे पे कीजिए। आपके पास जो इमरजेंसी फंड का अकाउंट है उसको आप क्या कीजिए, ऐसा बैंक अकाउंट में रखिए जहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा बैंक है जो कि 6% या फिर अप टू 7% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो आप उसमें रख सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट आप लिक्विड एफडी में भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। बट कभी ऐसा मत कीजिए कि आपका जो भी इमरजेंसी फंड है उसका 50% से ज़्यादा को आप किसी और जगह रखिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर ऐसा कुछ हादसा हो गया जो कि आपको बहुत लमसम अमाउंट तभी चाहिए। एट दैट सिचुएशन ये अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा हैंडी आएगा। अभी जो पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा दैट इज़ कि स्टॉप फाइनेंसिंग योर लायबिलिटीज़। मतलब अगर आपके पास कोई पर्सनल लोन है, कोई आपके पास क्रेडिट कार्ड लोन है, जितना जल्दी हो सके आप उसको चुका दीजिए। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड में नॉर्मल ईएमआई लेके चला रहे हो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, नो कॉस्ट ईएमआई है वो तो और भी अच्छा है। या फिर आपके पास ऐसा कोई पर्सनल लोन है जो कि आपको बहुत मिनिमम इंटरेस्ट में मिल रहा है तो ठीक है। बट मैं बोलूँगा अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट आ जाए या फिर आपका अगर पास इतना पैसा हो कि आप पूरा जो पर्सनल लोन का अमाउंट है उसको चुका पाओ, अगर कोई प्री क्लोजर चार्ज या फिर प्री पेमेंट हेफ्टी चार्ज ना देके अगर उसको क्लोज कर पाए तो जितना जल्दी हो सके आप उस पर्सनल लोन अमाउंट को क्लोज कर दीजिए। क्योंकि आपको क्या होगा, एक तो होगा कि आपका माइंड ज़्यादातर डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 6-7 डिफरेंट अकाउंट है मतलब आपका क्या होगा, आपका जो मेन काम है उसमें आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ आपको देखना पड़ेगा कि यार कहाँ पे ईएमआई गया, कहाँ पे नहीं गया, या फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, आपको अगर लोन रखना ही है मैक्सिमम आप 2 या 3 लोन ही रखिए, ताकि आपको अपने काम के ऊपर पूरा फोकस रहे। तो इसके बाद मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा कि हम लोग कोई भी अगर बैंक में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बैंक वाले लोग हम लोगों को ऑफ़र करते हैं कि सर और मैम ये एक प्रोडक्ट आया है हम लोगों का, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ले लीजिए। तो देखिए कोई भी बैंक एम्प्लॉय अगर आपको इसको ऑफर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए बेस्ट सूटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल गोल, आपका डिज़ायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो एनालाइज करे और आपको प्रॉपर प्रोडक्ट दे, बल्कि उन लोगों के पास ये भी प्रेशर होता है कि उनको सेल करना होता है, क्योंकि उनको अपना टारगेट भी फुलफिल करना है और उससे उसको लेके उनके अपना जॉब को भी सेव करना है। तो इन दैट सिचुएशन वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर मतलब प्रोडक्ट है तो जो भी कस्टमर है उनको वो बेचना है। सो इन दैट सिचुएशन आप कभी भी हड़बड़ाहट में या फिर कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बोले, आप प्रोडक्ट मत लीजिए एट ए फर्स्ट को। आप पहले उस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, जानिए, उसके बाद आप देखिए कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है। अगर आपको लगे कि हाँ मेरे लिए या फिर मेरे फैमिली के लिए ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट सही है, तभी आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले घंटी को भी बजा दीजिए, और आपका फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।